हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आ रहा है। ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, इसमें हम लोग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट थ्योरम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने कंटेंट में पहले आपको बता दिया था कि हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। वो हमने आपको बताया था कि हमने ये भी आपसे कहा था कि इसमें 3 लेक्चर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और अधिक मिल गए हैं, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि एक लेक्चर मैं आपको और प्रोवाइड कर दूं। तो मैं इसमें सोच रहा हूं कि कम से कम 5 लेक्चर आपको दे दिए जाएं इस चैप्टर में, ताकि इस चैप्टर में कोई डाउट आपका न रह जाए। क्योंकि कुछ बच्चे एमएससी और बीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी पूरा एडवांटेज आपको मिल पाए। ठीक है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हम आपका करा देंगे इसी में। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम है विद प्रूविंग विद स्टेटमेंट और विद फैक्ट आपको समझाया जाएगा। स्टेटमेंट की सहायता से कैसे प्रूविंग किया जाए इसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। स्टेटमेंट आता ही है, उसके सहायता से आप प्रूफ भी सीख जाओगे, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी थ्योरम को, आप सीधे क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे बात किया था पहले में इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ एग्जांपल, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, इन्वर्जन के बारे में बात कर लिया। ठीक है, फिर हमने सेकंड लेक्चर अपना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर लिया, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट, इन्वायरमेंट पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट के बारे में बात कर लिया हमने। ओके डन। जैसे हमारे पास अब बचा क्या, क्रॉस रेशियो में पढ़ाना था, जिसमें हमने ये पहले ही बात कर लिया, नॉर्मल फॉर्म, पैराबोलिक फॉर्म, हाइपरबोलिक फॉर्म, एलिप्टिकल फॉर्म और लोक्सोडर्मिक फॉर्म, ये पहले हमारे पास हो चुका है। हमें क्रॉस रेशियो पढ़ाना था, लेकिन यहाँ पर एक कंटेंट हमने नहीं दिया था, वो क्या है, कन्फॉर्मल। तो कन्फॉर्मल पर हमारा लेक्चर नहीं हुआ था, इसलिए हमारा एक लेक्चर आया कन्फॉर्मल पर, जिसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम की लिस्ट भी हम लेकर आए हैं और उसकी प्रूविंग भी साथ में हम कराएंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और एक लास्ट लेक्चर करेंगे जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जो कि सीएसआर, नेट, आईटी, गेट, एमएससी, बीएससी सभी स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो हम अपने फिफ्थ लेक्चर में रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे चैप्टर वाइज लेक्चर से आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का लेक्चर, जो कि हमारा होने वाला है कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। देखो सीधी सी बात है, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पहली चीज सीख लिया था कि कोई इनपुट रखते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट भी हमारा एक प्लेन होता है, आउटपुट भी हमारा एक प्लेन होता है। यानी किसी एक प्लेन को डालेंगे, एक्स वाई प्लेन को डालेंगे, और हमें उसके करस्पॉन्डिंग हमें यूवी प्लेन मिल जाता है यूनिकली, उसके हर एक पॉइंट का, यानी एक्स वाई प्लेन के हर एक पॉइंट का उसका यूनिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कहां पर, डब्ल्यू प्लेन में देखते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई थी। तो हमारे पास पॉइंट आता है कि सर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में क्या होता है। देखो कन्फॉर्मल का मतलब होता है क्या है, कि आपको पहली चीज एज्यूम कर लेना है कि हमारे पास W बराबर क्या होता है, एफ जेड होता है सर, एफ जेड होता है। एफ जेड बराबर क्या होता है सर, U प्लस आई वी होता है। अब जहां पे U जो होता है वो भी हमारे पास किसका फंक्शन होता है, तो बोलो सर हमारे पास U जो होता है वो भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, और V भी जो हमारे पास होता है वो भी एक्स वाई का ही फंक्शन होता है। ये तो सर बात छोटी सी थी, समझ में आ गई, इजी वे में समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या समझना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को। हम ये कहते हैं कि जैसे हमने कोई एक्स वाई प्लेन लिया, ठीक है, एक्स वाई प्लेन लिया, इसका कोई भी हमने, इसको एक्स वाई प्लेन को हम जेड प्लेन भी नाम दे देते हैं, जेड प्लेन नाम दे देते हैं। और इधर हमारे पास क्या हो गया, इधर हमारे पास कोई डब्ल्यू प्लेन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, डब्ल्यू प्लेन हो गया, डब्ल्यू प्लेन हो गया। अब डब्ल्यू प्लेन इधर हमारे पास जेड प्लेन हो गया। ठीक है, तो डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन में हमें क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी हमने कोई पॉइंट लिया है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन में पॉइंट मिलता है, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे हमने कोई 2 कर्व एज्यूम कर लिए, हमने कोई 2 कर्व यहाँ पे एज्यूम कर लिए। ठीक है, क्या कर्व एज्यूम कर लिया वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर पहला कर्व एज्यूम कर लिया, मान लीजिए हमने पहला कर्व लिया C1, कौन सा ले लिया, C1, और दूसरा कर्व ले लिया हमने C2। हमने पहला कर्व ले लिया C1, दूसरा कर्व ले लिया C2, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसी एक पॉइंट नाम दे दिया हमने Z0 पर, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब अगर इधर हम नाम दे देते हैं, इधर भी हमने नाम ले लिया कि अपने पास एक कर्व हो गया C1, C1 के करस्पॉन्डिंग कर्व ले लिया हमने C1 डैश ले लिया। ठीक है, और C2 करस्पॉन्डिंग हमने ले लिया C2 डैश ले लिया हमने, यहाँ पर 2 कर्व ले लिए C2 डैश। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको नाम दे दिया हमने W0। ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक कहानी भी क्लियर हो गई होगी। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन समझने से पहले मैं आइसोगोनल को समझना पड़ेगा। आइसोगोनल कहता है कि अगर हम इनके 2 कर्व ले लेते हैं, ठीक है, C1 और C2, उनके करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में भी हमें कर्व मिल जाएंगे, C1 डैश और C2 डैश मिल जाएंगे। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है एट Z0, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है एट W0। ठीक है, जेड प्लेन में और डब्ल्यू प्लेन की बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे इसके बीच का हमें एंगल मिलेगा थीटा,
तो आइसोगोनल कहता है कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग जो कर्व्स मिला है C1 डैश और C2 डैश डब्ल्यू प्लेन में, उसका भी जो कर्व के बीच का एंगल हो वो अगर थीटा हो जाए, यानी सेम हो जाता है, अगर एंगल हमारा सेम हो जाता है तो वो आइसोगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोगोनल। उसको रोटेशन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे हमने C1 ग्राफ यहाँ पे देखा तो शायद यहाँ C1 ग्राफ घूम जाए, या पे यहाँ हो जाए या फिर यहाँ हो जाए, कैसे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि उसको यहीं पे मिले। ठीक है, तो C1 डैश जो ग्राफ मिला वो कैसे भी हमें मिल सकता है, C1 के करस्पॉन्डिंग ही हमें लेकिन मिलेगा, लेकिन वो ग्राफ घूम भी तो सकता है ना, उसका एंगल चेंज भी तो हो सकता है। एंगल चेंज हो गया तो आइसोगोनल और कन्फॉर्मल की बात ही नहीं करेंगे। जब एंगल सेम होगा तभी हम कन्फॉर्मल की बात करेंगे, लेकिन वो रोटेशन की बात नहीं करता है। आइसोगोनल क्या कहता है? रोटेशन की बात नहीं करता है, वो रोटेशन की बात कहता ही नहीं है, उसको केवल मतलब है एंगल से। अगर वो उसका एंगल सेम हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि साथ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एंगल सेम मतलब वो आइसोगोनल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आइसोगोनल कहलाएगा। लो, आइसोगोनल हो गया। लेकिन कन्फॉर्मल ऐसा नहीं है। कन्फॉर्मल को क्या है कि कन्फॉर्मल को सबसे पहली चीज क्या होती है कि उसका एंगल तो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ इसके रोटेशन का जो सेंस होना चाहिए ना, वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ये रोटेशन हमारा, अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमे, एंटी क्लॉकवाइज ना घूमे। ठीक है, अगर C1 हमारे पास, इसका रोटेशन का सेंस भी अगर हमारे पास सेम हो रहा है, रोटेशन का सेंस यानी रोटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर रोटेशन का सेंस सेम हो जाए और एंगल भी सेम हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि ये कन्फॉर्मल है। इस ट्रांसफॉर्मेशन क्या नाम देते हैं? कन्फॉर्मल नाम दे देते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो जैसे हमारे पास एक कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन एक बार और क्लियर कर लेते हैं, क्या हमारी डेफिनेशन कह रही है, ठीक, आने को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सपोज द ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है कि x, y होता है एंड v x, y होता है, यानी कि v जो होता है वही फंक्शन होता है x और y के, क्योंकि जो हम z इनपुट करते हैं उससे करस्पॉन्डिंग तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पर x y इनपुट करते हैं तो उसकी जगह पे हमें u v के पॉइंट डिफाइन हो पाते हैं इजिली। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। मैप्स टू कर्व। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास C1 और C2 जो होंगे जेड प्लेन के कर्व होंगे दो, और जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा हमारे पास PZ0। ठीक है, Z0 इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा। और ऑन द टू कर्व्स, और ये दो इसके करस्पॉन्डिंग कर्व ले लिए हमने, C1 डैश और C2 डैश ले लिए हैं, और उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा W0 पे हो जाएगा, और ये कहाँ होगा? W प्लेन पे होगा। ये बात सबको समझ में आएगी आई थिंक। ठीक है, हमने मान लिया कि इनके बीच का जो एंगल है C1 और C2 बीच का एंगल है एट Z0, वो किसके इक्वल हो जाता है? एंगल बिटवीन C1 डैश एंड C2 डैश W0 एट W0। ये बात आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड आइसोगोनल। जैसे एंगल सेम हो जाता है तो आइसोगोनल गारंटी ले लेता है कि हम तो चले आएंगे। ठीक है, हम तो चले आएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए, आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं इस बात को समझने के लिए। मान लो एक लड़का होता है, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन कभी उसने पार्टी नहीं दिया, किसी को पार्टी नहीं दिया, और बस एक पार्टी रखता है, लेकिन वो इसके लिए रखता है कि अपने गर्लफ्रेंड को अपने घर बुला सके, क्योंकि ऐसे वो बुला नहीं सकता था, तो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाने के लिए उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, अब वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन अगर उसकी गर्लफ्रेंड उसके पार्टी में ना आए तो उसका पार्टी देना बेकार हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो सारा ताम झाम, उसने सभी दोस्तों को बुलाया, सभी रिश्तेदारों को बुलाया, सभी को इसलिए बुलाया ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुला सके। अगर वही ना आए तो क्या उसका कोई मतलब रहेगा पार्टी देने का? बिल्कुल नहीं रहेगा, मतलब कोई मतलब नहीं। लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं, उसका तो बेटा सभी से मतलब है, जो गेस्ट आ रहे हैं उन सबसे मतलब रखेगा। ठीक है, उसके पार्टी में कोई कमी ना हो जाए उस चीज़ से, हर चीज़ से मतलब रखेगा, तो उसके पेरेंट्स तो ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़का है उसका मेन सेंस है उसकी गर्लफ्रेंड, तो जैसे उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है तो उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई आ रहा है या जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसोगोनल कुछ वैसा ही हमारा काम करता है। उसका एंगल अगर उसको सेम मिल जाए, तो दुनिया से कोई मतलब नहीं कि तुम इधर घूमते हो या तुम इधर घूमते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इस चीज से कोई मतलब नहीं, रोटेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो आइसोगोनल बन जाता है। लेकिन कन्फॉर्मल एक पेरेंट्स की तरह होता है, अगर ये जो पेरेंट्स हमारा मिल रहा है, ठीक है, अगर उसको जो गेस्ट आ रहे हैं वो तो आएंगे, वो उनके खान पीन को, हर चीज को देखते हैं, तो वो हमारा बन जाता है कन्फॉर्मल। मतलब एंगल तो सेम देखना ही देखना उसको है, साथ ही साथ यहाँ पर खान पीन मतलब हुआ उसके रोटेशन का सेंस भी उसको देखना है। अगर रोटेशन सेम हो जाता है उसको हम कहते हैं कन्फॉर्मल। हमारा क्या होता है? एक पेरेंट्स होता है, ऐसा बोल सकते हो। तो सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड, then this is transformation is called conformal transformation। समझ में आया कि नहीं है? पहले बताओ, कहानी पूरी क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहां से हमारे पास समझ में आ गई कि यहाँ पे देखो बोला भी गया है कि दो फिगर की बात किया जा रहा है। अब हम इसकी बात समझते हैं। उसको रोटेशन से कोई मतलब नहीं होता है, उसको रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर रोटेशन से फर्क पड़ता है। ठीक है, इसको तो कहानी सबको समझ में आ गया?
तो हमारे पास इफ रिजल्ट होना चाहिए कन्फॉर्मल, हमारा तभी बनेगा जब ऐसा होगा। देखो फिगर 6 हमारा क्या है, वो कन्फॉर्मल है। फिगर 7 हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोगोनल। तो फिगर 6 देख लो, वो हमारा कन्फॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसका रोटेशन का सेंस भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है, रोटेशन का सेंस भी हमें ध्यान देना है। तो देखो रोटेशन का सेंस को मेंटेन करते हुए अगर यहाँ पे काम हो रहा है तो यानी ये क्या कहलाएगा, ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, कन्फॉर्मल कहलाएगा, कन्फॉर्मल कहलाएगा। देखो C2 यहाँ पे था, C2 घूमा लेकिन C2 यहीं ही है। C1 यहाँ पे था, C1 घूमा, देखो यही है। मतलब जो पहले था क्लॉक अगर लेफ्ट में था, ये भी देखो लेफ्ट में है, इधर राइट में था, राइट में है। यानी रोटेशन होने से इसको फर्क पड़ रहा है। अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते, हम इधर C1 डैश लिख देते, उधर हम C2 डैश लिख देते, तो अब ये हमारा नॉट कन्फॉर्मल बन जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, नॉट कन्फॉर्मल हो जाता है। ये कन्फॉर्मल इसीलिए है क्योंकि इसका जो रोटेशन सेंस है ना, वो बदला नहीं है, सेंस हमारा सेम ही बना रहा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया आइसोगोनल ना होके। आइसोगोनल तो हम बोल सकते हैं, इसको आइसोगोनल भी कह सकते हैं क्योंकि एंगल तो हमारा सेम ही है, एंगल हमारा क्या है, सेम है। लेकिन हम यहाँ पे कन्फॉर्मल बात कर रहे हैं तो सभी आइसोगोनल क्या होते हैं, कन्फॉर्मल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी कन्फॉर्मल को हम आइसोगोनल कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी कहानी है, ये हमारे पास कन्फॉर्मल हो जाएगा, कन्फॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, यहां पे देखो ध्यान से, सेंस चेंज कर दिया। C1 C2 था, C1 को हमने इधर पूरी तरह घुमा दिया, सेंस ही पूरा बदल दिया, एक लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया, लेकिन बीच का एंगल हमने पिजर रखा, बीच का एंगल हमने सेम रखा। बस उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, बस वो कहता है कि भैया एंगल सेम हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, उसको रोटेशन से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो समझ जाओ हमारा मतलबी आइसोगोनल आ चुका है। ठीक है, मतलबी आइसोगोनल हमारा आ चुका है, ये हमारा क्या होगा, आइसोगोनल होगा। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, होपफुली यहां तक आपको कहानी क्लियर हो चुकी होगी। चलिए, तो ये हमारा आइसोगोनल की कहानी क्लियर हो चुकी है। अब हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम की बात करने वाला हूं, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया, और इसका स्टेटमेंट, इसके लॉजिक हमारे SSR नेट और IIT गेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए उस थ्योरम का स्वागत कर लेते हैं। ये हमारे पास थ्योरम आ गया, इसको मैं 4 स्टार देता हूं, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। देखो, अगर कन्फॉर्मल के लिए कभी भी आपके एग्जाम में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो इसमें हमने 2 थ्योरम लिए हैं, 3A 3B लिया है। दोनों थ्योरम बस आपको हम प्रूव करके दिखा देना, आपका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ हुआ। लेकिन अगर आप केवल आप एक कन्फॉर्मल प्रूव करने की बात कर रहे हो कि सर हमें खाली कन्फॉर्मल दिखाना आना जाना चाहिए बस, तो कन्फॉर्मल दिखाने के लिए मैं आपको सिंपल सी कहानी बताऊंगा कि भाई जो फंक्शन आपको दिया जा रहा है, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है, उसको आप एनालिटिक दिखा दो, उसको आप एनालिटिक दिखा दो। एनालिटिक दिखाने का लेक्चर हमने बहुत पहले बहुत अच्छे से कराया है, उसमें एनालिटिक दिखाना हमने बहुत प्यार से सिखाया है, आप उसको पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एनालिटिक दिखा दो, और साथ ही साथ आप क्या दिखा सकते हो, f' डज नॉट इक्वल टू 0 दिखा सकते हो, f' डज नॉट इक्वल टू 0 दिखा दो। अगर हम ये दोनों पॉइंट यहां पे प्रूव कर देते हैं तो मैं उसको कन्फॉर्मल कह देता हूं, इजीली वे में इसको आप प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको एनालिटी दिखाना आता ही है, और डेरिवेटिव करके आप डज नॉट इक्वल टू उसके हर एक पॉइंट पे उसको डज नॉट इक्वल टू 0 दिखाई दोगे, बस यहां से कहानी प्रूफ हो जाएगी। कैसे पता करेंगे 0 होगा, तो आप बराबर 0 ले लो, वो पॉइंट अगर डोमेन के अंदर नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात f' डज नॉट इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें समझ में आ गया। लेकिन सर इस थ्योरम की प्रूविंग कैसे करते हैं, ये थ्योरम हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। वैसे भी हमने कुछ सन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये वैसे भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आप अपने एग्जाम को प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है अगर आपके यहाँ थ्योरम आते हैं तो। ठीक है, आपके सिलेबस में पक्का इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसे यहाँ पे बात कर लूँ, इसको सर कैसे करेंगे, इसकी प्रूविंग की बात अगर हम कर लें, देखो हम इस हिसाब से आपको बताते हैं कि अगर आप ये नोट्स बना लो, अपने एग्जाम में पूरा एज इट इज ये लिख दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको जो बताएंगे एकदम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पस के अकॉर्डिंग बताएंगे, और आप SSR नेट गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस लॉजिक में भी आपको हम लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो क्या पॉइंट अपने पास है कि टू प्रूव दैट एट ईच पॉइंट जेड ऑफ डोमेन, यानी डोमेन के हर एक पॉइंट पर अगर हमारा बात करें, वेयर FZ क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, और f' क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो जो स्टेटमेंट होता है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटमेंट होता है किसी भी रिश्ते को कंफर्म करने के लिए रखी गई शर्तें, जो कि आपको माननी पड़ती हैं।
जिसको आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं, तभी आप आगे बढ़ाते हो मामले को, तभी हमारी कहानी पूरी होती है। यानी कि वो रिश्तेदारों की ये कही गई शर्तें होती हैं और बिना इन शर्तों के आप ये शादी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये शादी मुकम्मल करनी है, ठीक है, अच्छे से, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। ठीक है, तो इनकी शर्तें जो हमारी हैं उनको मानना पड़ेगा, बस आपको लेकर चलना है। हमें एक एफजेड दिया जाता है, एफजेड का मतलब जाहिर सी बात होती है एक जेड प्लेन एक यूवी प्लेन आपको मानना पड़ेगा। तो जेड प्लेन का मतलब ही होता है और यूवी प्लेन का मतलब होता है डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो हमें सेम वैसे ही हम कहानी को मान लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए, हमने कुछ यहाँ पर कहानी ऐसे रख ली है सीधे सीधे। ठीक है, हम सीधे सीधे कहानी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हमारे पास कहानी हो गई। अब इस कहानी को समझते हैं, थोड़ी सी अच्छे से समझाई कर लेते हैं कि हमने क्या रख लिया। हमारे पास एक हमने क्या रख लिया, एक हमारे पास जेड प्लेन हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, डब्ल्यू प्लेन हो गया। अब इस जेड प्लेन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स और वाई हो गया और इधर डब्ल्यू प्लेन में अपने पास देखो ध्यान से तो यू और वी हो गया हमारे पास। ठीक है, इतनी कहानी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, दो कर्व, अभी क्योंकि हमने सेम बता रखा, सेम वही चीज ये है, तो इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, थोड़ा टाइम को बचाने की कोशिश की है क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाते हैं हमारे वैसे भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो कर्व लिया, एक C1 ले लिया, एक हमारे पास C2 ले लिया और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया Z1 Z0। ठीक है, इसी प्रकार से C1 के करस्पॉन्डिंग हमें डब्ल्यू प्लेन में क्या मिल जाएगा, C1 डैश मिल जाएगा और C2 के करस्पॉन्डिंग हमें डब्ल्यू प्लेन में क्या मिल जाएगा, C2 डैश। देखो हम जो बोल रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा लेट FZ बी ए ट्रांसफॉर्मेशन इज एनालिटिक एंड एफ डैश, पूरा बताना पड़ेगा, इसके डोमेन में जीरो नहीं है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तब आप जाके ये करस्पॉन्डिंग वाली कहानी आप लिखेंगे। चलो, लिखने वाली बात भी हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, अगर आपके एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कैसे करेंगे सर। तो हमने बोला दो कर्व हमने मान लिया C1 और C2 जेड प्लेन में और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लिया Z0। इसके करस्पॉन्डिंग C1 के डैश के करस्पॉन्डिंग हमें जो डब्ल्यू प्लेन में मिला कर्व वो मिला C1 डैश और C2 के करस्पॉन्डिंग जो हमें डब्ल्यू प्लेन में कर्व मिला वो मिला C2 डैश। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गया। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट Z0 है, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, W0 है। लेकिन हमने क्या लिया कि यहाँ पे दो पॉइंट Z1 और Z2 ले लिए हैं, किसमें, डब्ल्यू प्लेन में ले लिए हैं, जेड प्लेन में ले लिए हैं। Z1 में हमने ले लिया, Z2 ले लिया, दो पॉइंट ले लिया जो कि कर्व C1 पर और ये कर्व C2 पर है। यहां पे हम कुछ ऐसा लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेंगे W1 और W2 उनका डिस्टेंस सेम हो, इस बात की गारंटी आप नहीं ले पाओगे, इस बात की गारंटी आप नहीं ले पाओगे क्योंकि हमें अभी भी एफजेड के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कन्फॉर्मल है या नहीं है, हमें नहीं पता कुछ, तो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम इस बात की गारंटी बिल्कुल ले सकते हैं कि जो जेड और Z0 के बीच की डिस्टेंस और जेड, क्योंकि ये हमारी इनपुट है और जो हमारा इनपुट होता है तो हमें पता होता है कि हम इनपुट ये कर रहे हैं, आउटपुट क्या निकलेगा हमें नहीं पता होता। जैसे कि आप पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, ये आपका इनपुट है, आउटपुट आपका रिजल्ट क्या आएगा आप भला बता दो, अभी हम जान जाएं। तो जैसी इनपुट वैसा आउटपुट हो सकता है, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। इसलिए हम इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्टेंस सेम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये डिस्टेंस सेम होंगे इस बात का अनुमान भरपूर लगा सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ सर Z1 और Z0 और Z2 और Z0 की वैल्यू हमारी क्या होगी, वो इक्वल हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट पर Z0 पर हमने यहाँ पर दो टाइजेंट ड्रॉ कर लिए, एक तो टाइजेंट हमने ड्रॉ कर लिया ये जो कि अल्फा 2 एंगल बनाता है, C1 कर्व के लिए जो हमने टाइजेंट ड्रॉ किया वो अल्फा 1 का एंगल बनाता है और C2 कर्व के लिए जो हमने टाइजेंट ड्रॉ किया वो अल्फा 2 एंगल क्रिएट करता है विद एक्स एक्सिस। ये समझ में आ गया, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल एंड सिमिलरली, इसी प्रकार इसमें हम बात कर लेते हैं, तो इसमें पहले कर्व के लिए जो हमारा टाइजेंट हो जाएगा बीटा 1 हो जाएगा और दूसरे कर्व के लिए जो टाइजेंट हो जाएगा C2 डैश के लिए जो टाइजेंट हो जाएगा उसका जो एंगल बनेगा वो बीटा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, हम पहले कर्व के लिए अगर हम यहाँ पे अगर Z1 मान रहे हैं तो Z1 पॉइंट के लिए हम अगर जो एंगल क्रिएट करेंगे वो इसके लिए हम मान लेते हैं पहले के लिए θ1 हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा θ2 हो जाएगा, Z1 Z2 के लिए। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एक में φ1 मान लेंगे, एक में क्या मान लेंगे, φ2 मान लेंगे। यहाँ तक की कहानी आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी, होपफुली यहाँ तक कहानी क्लियर हो चुका हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको लिखनी कैसे है कहानी, चलो मैं उसको आपको लिख के बता देता हूँ। हालांकि मैंने सीधे लिख रखा है ताकि टाइम को बचाया जा सके, लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। जैसे हमारे पास क्या है कि लेट W बराबर FZ हमने एज्यूम कर लिया कि बी एन एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि गिवन है, बी एन एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन D ऑन Z प्लेन एंड Z0 बी द इंटीरियर ऑफ पॉइंट D, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो भी उसी डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। तो हमने मान लिया है कि Z0 बी इंटीरियर पॉइंट ऑन D of D. Also C1 dash and C2 dash be the curves intersecting W0 in the W plane corresponding to the
टू कर्व C1 एंड C2, ये तो मैंने अभी कहानी आपको सुना ही डाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑफ जेड प्लेन, let W1 and W2 be the points on C1 and C1 dash and C2 respectively corresponding to the points Z1 and Z2 on C1 and C2 on C1 and C2 respectively। ये कहानी आई थिंक तुम्हें भी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया, मजा भी आ गया होगा कि इतना सर हम तो आराम से लिख लेंगे, मक्खन की तरह से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है। क्या बढ़ाने, तो हमें उस कर्व को फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें बार बार पलटना ना पड़े, इसलिए हमने सीधे उसको उठा लिया है और सीधे हम यहाँ पे रख लिए, ठीक है, ताकि हमें बार बार उसको बनाना ना पड़े। अब यहीं से हमें समझना है, क्योंकि बिना फिगर के आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैंने बना लिया, अब बार बार मत बनाना, आप एक बार बना लिया, लिख लिया, उसके आगे प्रूविंग करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना है, तो इसलिए मैंने इसको फिगर को फिर से बना लिया है आपके सामने। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए यहाँ पर, तो मैंने डिस्टेंस ले लिया है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 and Z0 is equal to distance between Z2 and Z0। हमने क्या बोला था कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अभी मैंने जैसे आपको समझाया, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो हमने ये लिख लिया। डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हैं, अगर ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस टाइप से लिखा जा सकता है, तो आप जानते हैं, वी कैन राइट दिस, इसको और इसको दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ये, क्योंकि ये हमारे पास अलग डिस्टेंस एंगल के साथ आ रहा है, अलग एंगल के साथ आ रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आई थीटा 1, और ये लिख सकते हैं आर ई की पावर आई थीटा 2। अभी हमने बताया कि इनका जो एंगल बनेगा वो थीटा 1 और थीटा 2 बनेगा, इसलिए हम ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको मैं और समझा देता हूँ इसको, क्योंकि बिना समझे तो मजा आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। लेट द tangent at Z0 to the curves C1 and C2 make angle alpha 1 and alpha 2 with the real axis to that। ये समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा थीटा 1 जो होगा उसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, अल्फा 1 तक लेके जाएंगे, और थीटा 2 जो होगा, थीटा 2 उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, हम अल्फा 2 तक लेके जाएंगे, ठीक है, अल्फा 2 तक लेके जाएंगे एज आर अप्रोच टू 0। तो बोलोगे सर ये बात तो हमें समझ में नहीं आई, हम बताते हैं। अभी हमने क्या किया है कि इस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, लेकिन हमें ये जो थीटा 1 है उसको हमें खिसकाकर, Z1 जो है इसको हमें खिसकाकर अगर Z0 पे लेकर आए, तो Z2 भी अगर हमारा खिसकाकर Z0 पर आना चाहेगा तो कैसे आएगा, बोलो सर ये तभी आएगा जो इनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए वो आर के पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आर अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो ये हमारा धीरे धीरे खिसक के कहाँ जाएगा, Z0 पर आ जाएगा, धीरे धीरे खिसक के कहाँ जाएगा, Z0 पर आ जाएगा। अगर ये Z0 पर आ जाएगा तो थीटा 1 किधर अप्रोच करेगा, तो ये क्योंकि Z0 पर जा रहा है तो इसका जो टैजेंट बनेगा, वो किधर जाएगा, तो बोलो सर अल्फा 1। तो थीटा 1 किधर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा, अल्फा 1 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, और थीटा 2 भी अप्रोच कर जाएगा किधर की तरफ, तो बोलो सर अल्फा 2 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ये तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये किसी रीजन की वजह से ऐसा हो पाया है। तो आर अप्रोच टू 0 क्यों लगाए, क्योंकि आर जब 0 होगा तभी वो Z1 Z2 जो हमारे पास है Z0 पे जाएगा, तभी हमारे पास थीटा 1 अल्फा 1 को अप्रोच कर जाएगा, और थीटा 2 हमारा अल्फा 2 को तरफ अप्रोच कर जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। आल्सो इसी प्रकार से मैं डब्ल्यू प्लेन की कहानी लिखनी है। आल्सो लेट द tangent
द tangent at w naught to the curves c1 dash and c2 dash make angles beta 1 एंड बीटा 2। यह भी मैंने आपको समझा दिया है, खाली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी पड़ती है वहां पर, तभी आपको नंबर मिलते हैं। विद द रियल एक्सिस एंड लेट, यहाँ पे क्या एज्यूम कर लोगे, W1 माइनस डब्ल्यू नॉट इक्वल टू आर। यहाँ पे क्योंकि हमें नहीं पता था, यहाँ पे रेडियस हमने सिग्मा ले लिया है, ठीक है, सिग्मा 1। डिस्टेंस का हमें नहीं पता है तो यहाँ पे हम कम ज़्यादा ले सकते हैं, तो हम सिग्मा 1 एज्यूम कर लिया यहाँ पर, ठीक है, या फिर रो 1 एज्यूम कर लिया, रो 1 e की पावर i phi 1 हो जाएगा, एंड W2 माइनस डब्ल्यू नॉट दिस इज इक्वल टू रो 2 e की पावर i phi 2। ये हमने डिस्टेंसेस एज्यूम कर लिए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या बनेगा इनके डिस्टेंसेस का कॉम्प्लेक्स, तो हमने ये एज्यूम कर लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वेयर, क्योंकि ये बीटा 1 बीटा 2 उधर खिसक के आएंगे, जब इधर ये हमारा खिसक के आएगा, W1 इधर खिसक के आएगा, तो जो phi 1 होगा अप्रोच कर जाएगा बीटा 1 की तरफ, और जो phi 2 होगा अप्रोच कर जाएगा बीटा 2 की तरफ। ये तभी अप्रोच करेगा जब इसका बीच का डिस्टेंस कौन है, बोलो सर, इसका बीच का रो 1 है, इसका अकॉर्डिंग कौन है, रो 2 है, तो रो 1 खिसक के जाएगा इधर 0 हो जाएगा, और रो 2 खिसक के जाएगा इधर 0 होगा, तभी हमारे पास एक कहानी हो सकती है ना, तभी हमारे पास एक कहानी हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग हैं, रो 1 और रो 2 है, इसलिए रो 1 और रो 2 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर, phi 1 अप्रोच करेगा बीटा 1 की तरफ, अप्रोच करेगा बीटा 1 की तरफ, ठीक है, एज रो 1 सॉरी phi 1 अप्रोच टू बीटा 1 एज रो 1 अप्रोच टू 0 एंड phi 2 अप्रोच टू बीटा 2 एज रो 2 अप्रोच टू 0। यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने किस कॉन्सेप्ट पर बेस ये हमारा बनाया है, और आई थिंक सबको कहानी क्लियर भी होगी कि सर यहाँ तक तो हम इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप की कहानी को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं अपना। तो एक कॉन्सेप्ट मेरे पास डेरिवेटिव से रिलेटेड भी था, तो चलो हम डेरिवेटिव को भी अप्लाई कर लेते हैं कि एफ डैश जेड इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, बोलो सर, बन जाएगा लिमिट जेड अप्रोच टू जेड नॉट हो जाएगा, ठीक है। जेड को मैंने अप्रोच कहाँ करा दिया, जेड नॉट पे अप्रोच करा दिया, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ये हमारा डेरिवेटिव का फंक्शन का फॉर्मूला ही होता है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम बारी बारी, पहले हम जेड 1 को अप्लाई करेंगे, कर्व C1 के लिए काम करेंगे, फिर हम कर्व C2 के लिए काम करेंगे, सेम वैसे, ठीक है। तो पहले हम कर्व C1 के लिए काम करेंगे अपन, ठीक है। तो कर्व C1 के लिए काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट Z1 अप्रोच टू जेड नॉट। कर्व C1 को पहले हम अप्रोच करा रहे हैं जेड नॉट पर, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर, हमारे पास हो जाएगा एफ जेड 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एफ जेड नॉट हो जाएगा, एंड अपॉन हो जाएगा यहाँ पे Z1 माइनस जेड नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट Z1 अप्रोच टू जेड नॉट। तो Z1 एफ जेड 1 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिला था, W1 मिल जाएगा, और एफ जेड नॉट के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिला था, W नॉट मिल जाएगा। भाई यही तो था ना, जिधर Z1 हमारे पास था, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो Z1 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिला था, यहाँ पे W1 मिल जाएगा, और Z2 के करस्पॉन्डिंग W2 मिला था, Z नॉट के करस्पॉन्डिंग W नॉट मिला था, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आप सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ भी रहा होगा कि यहाँ तक कैसे हमारी कहानी आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, अब इधर ये हमारे पास बनेगा Z1 बनेगा, इधर बनेगा Z नॉट। चलो इसकी वैल्यू रख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है कि W1 माइनस W नॉट बराबर क्या रखेंगे, सब बोलोगे, हमारे पास आ जाएगा रो 1 और e की पावर i phi 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि अगला एक पॉइंट मैंने और लिखा था अपने पिछले स्लाइड में, लिखा था कि Z1 माइनस जेड नॉट बराबर r e की पावर i थीटा 1, तो भी हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। तो जब ये सभी वैल्यू इसमें उठा के हम पुट कर देंगे तो अपने पास क्या रिक्वायरमेंट निकल के चली आएगी, तो बोलो सर यहाँ पे निकल के चला आएगा लिमिट Z1 अप्रोच टू जेड नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, बोलो सर रो 1 e की पावर i
φ1 है। इसकी वैल्यू क्या है बोलो सर, हमारे पास है r e की पावर i θ1 है, i θ1 है। ठीक है, यहां तक हमने बात समझ में आ गया। अब यहां तक अगर कहानी पूरी समझ में आ गई है तो इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपने पास क्या है कि लिमिट z1 अप्रोच टू z0 है। इसको हम लिख सकते हैं ρ1 अपॉन r इंटू ई की पावर, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो बन जाएगा आई कौन मिल जाएगा, तो हो जाएगा सर φ1 माइनस θ1 हो जाएगा, φ1 माइनस θ1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब क्योंकि जब डेरिवेटिव करूंगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डेरिवेटिव करूंगा तो भी एक हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आने की संभावना होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें एक एग्ज्यूम देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। तो उसको मैं एक यहाँ पे नाम दे देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा नाम दे देता हूँ उसको, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आर ई की पावर आई लैम्डा, ये हमारा नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा डेरिवेटिव फंक्शन का, और ये बराबर हमारे पास बन जाएगा लिमिट याद रखना ये कैसे होगा, सिंस, क्योंकि हमें एक बात पता है, क्या पता है कि सर एफ डैश जेड डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो नहीं आएगा तो मतलब ये पक्का एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। इसलिए हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट, ठीक है, क्या राइट कर सकते हैं कि एफ डैश जेड नॉट जो हमारा होगा वो आर ई की पावर आई लैम्डा के बराबर होगा। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो सर, हमारे पास बन जाएगा लिमिट z1 अप्रोच टू z0 बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा अपने पास ρ1 अपॉन आर इंटू में बन जाएगा अपने पास ई की पावर आई φ1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास θ1। ये बन गया। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा कंपेयर करें, अगर हम थोड़ा इसमें कंपेयर करें तो सिंपली मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, कि r बराबर हमारे पास हो जाएगा लिमिट z1 अप्रोच टू z0, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ρ1 अपॉन आर, ठीक है, ये बन जाएगा। और लैम्डा बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा φ1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा θ1, ये बन जाएगा। और हमें पता है कि φ1 पर लिमिट जो अप्लाई हुई थी वो हो जाता है β1 के बराबर हो जाता है, और θ1 पे जो लिमिट अप्लाई होती है वो किस पे हो जाता है बोलो सर, α1 पे हो जाता है, यानी कि ये β1 माइनस α1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर हम β1 निकाल लेते हैं, β1 बराबर क्या आ जाएगा बोलो सर, हमारे पास आएगा लैम्डा प्लस α1 आ जाएगा, लैम्डा प्लस α1 आ जाएगा। कहानी क्लियर हो गया। अब रेडियस हमारे पास यही होगी, बस वहां पे रेडियस क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 हो जाएगी, यहाँ पे r हो रहेगी। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप C2 कर्व के लिए लगाएंगे, सिमिलरली, ठीक है, वी कैन शो दैट C2 कर्व के लिए लगाएंगे, जैसे C1 कर्व के लिए आपने सॉल्व किया हमारे पास है, वैसे C2 कर्व के लिए भी सॉल्व करेंगे, बस जहां β1 वहां β2 हो जाएगा, जहां α1 है वहां α2 हो जाएगा, और जहां ρ1 है वहां पे क्या हो जाएगा, ρ2 हो जाएगा। सेम ऐसे हमारे पास आ जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, β2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो सर, लैम्डा और प्लस हमारे पास α2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, देन सो इम्प्लाइज दैट अगर मैं इन दोनों को यूज करूं तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास β1 माइनस β2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा सर α1 माइनस α2, ये हमारे पास आ गया। मतलब ये जो एंगल्स आ रहे हैं, एंगल का डिफरेंस सेम हो रहा है। अब ध्यान से थोड़ा समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान समझ लेते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे ये एंगल निकालना होता तो आपको पता है इन दोनों का सम जो होता वो α1 के बराबर, तो ये वाला एंगल क्या होता है, α1 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल कितना आता बोलो सर, ये वाला एंगल आता हमारे पास α1 और ये माइनस α2 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से अगर मैं एंगल निकालूं, ये वाला एंगल कितना आता है तो बोलो सर β1 माइनस β2, हमने क्या दिखा दिया, ये जो एंगल आ रहा है वो आपस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, एंगल का जो सेंस है वो भी हमारा, एंगल तो सेम आया ही आया है, साथ में इसका सेंस भी हमारा क्या आया, सेम आया है। तो वी कैन राइट दिस नाउ। ठीक है, क्या रेज करते हैं, दिस प्रूव दैट क्या प्रूव कर दिया हमने, द एंगल बिटवीन C1 डैश एंड C2 डैश एट W0 इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन इन।
देखो साइन भी, देखो दोनों का साइन भी क्या है, सेम ही तो है। हमने अगर ये β2 माइनस β1 हो जाता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि फिर वहां से हमें चेंज करना पड़ता, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन भी क्या है हमारा सेम है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस इन साइन इन साइन टू द एंगल between C1 and C2, therefore transformation is conformal, बस आपको यही दिखाना था कि कन्फॉर्मल दिखाना था। तो जैसे हम कन्फॉर्मल कब दिखा सकते हैं, जब उनका एंगल भी हमारा सेम हो जाए और साथ ही साथ उनका जो सेंस था, रोटेशन सेंस, वो भी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारी कहानी यहां तक प्रूफ हो जाती है। वो मैंने आपको दिखा दिया और बहुत इजी था, इजी में मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा और काफी इंटरेस्टिंग था। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं आप लोग को। ये उसका एक सफिशिएंट पार्ट जैसा ही है, जैसे कि हमारे पास क्या है, इफ द मैपिंग W बराबर FZ इज कन्फॉर्मल देन सो दैट FZ इज एनालिटिक फंक्शन। अब मुझे यहाँ पे उल्टा दिखाना उसका, अभी उसमें क्या था कि एनालिटिक था, तो मुझे कन्फॉर्मल दिखाना था। अब यहाँ पे क्या है कि कन्फॉर्मल है, अब मुझे एनालिटिक शो करना है। तो इसको कैसे शो करते हैं, चलो हम बताते हैं। एक हम ऐसा फंक्शन बात कर लेते हैं जो कि कन्फॉर्मल ऑलरेडी है। तो चलो हम यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा एक मैपिंग हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। मेरे सामने एक ऐसे आ गया, एक लाइन हमने एज्यूम कर लिया है कुछ ऐसे, ये हमारे पास हो गया एक सिंपल एंड सिमिलरली एक लाइन का एलिमेंट है, हम यहाँ पे भी एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं जेड प्लेन नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड प्लेन, तो इसको नाम दे दिया हमने डब्ल्यू प्लेन नाम दे दिया, इसको प्लेन का नाम दे दिया हमने डब्ल्यू प्लेन। अब जेड प्लेन में हमने बात कर लिया कि यहाँ पर ये जो हमारे पास पॉइंट हैं, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट का नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एलिमेंट है, इसको हमने नाम दे दिया ds और इसको नाम दे दिया हमने डी सिग्मा। इसको क्या नाम दे दिया, इसका करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा डी सिग्मा मैंने नाम दे दिया। ये भी एक लाइन एलिमेंट है, ये भी क्या एक लाइन का एलिमेंट है, ये भी हमारे पास लाइन एलिमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही हमने यहाँ पे लाइन एलिमेंट ले लिए हैं। ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम मुझे बात करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बात कर लिया कि ये क्या होगा, तो सर क्योंकि ये x उसमें है तो इसको हम बोल देंगे dx का एलिमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोलो सर dy का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि y एक्सिस का एलिमेंट dy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि u होता है, यहाँ पे हमारे पास v होता है, इसलिए हमारे पास जो इधर बनेगा बोलेंगे सर du का एलिमेंट बन जाएगा, इधर बन जाएगा dv का एलिमेंट बन जाएगा। आई थिंक यहाँ समझ में आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम सिंपली आपको एज्यूम तो करना ही पड़ेगा कि सर लेट W बराबर FZ बराबर हमारे पास क्या होता है, बोलो सर u प्लस IV होता है। u भी जो हमारे पास होगा वो किसका फंक्शन होगा, x का y का फंक्शन होगा। चलो मैं इसको अलग से मान के आपको दिखा देता हूँ कि क्या आपको लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज भी आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, उसके बाद हमको कहानी को कराते हैं। क्या कहानी रखेंगे कि लिख देंगे सपोज W बराबर u x कमा y प्लस IV x कमा y और दिस इज इक्वल टू आल्सो FZ। हेयर जो u हमारे पास है वो किसका फंक्शन है, x कमा y का फंक्शन है, और जो v हमारे पास है वो भी किसका फंक्शन है, बोलो सर x कमा y का फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सारी कहानी को आगे हम लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास होगी कि R, जैसे हमारे पास हो गया R इक्वेशन डिफाइनिंग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन from Z plane to the W plane। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया था, क्या लेट कर लिया था सर, हमने लेट कर लिया था लेट ds and d sigma be the element in Z plane
and W plane be the line element, बोलो be the line element in the Z plane and W plane, ठीक है, ये सही रहेगा, respectively, ठीक है, so that अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। अगर वो लाइन प्लेन है, अब तुम खुद सोचो यहाँ से कि हमारे पास 90 डिग्री बनना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो बोल सकता हूँ डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर एंड डी सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, उसको हम लिख लेते हैं। चलिए, हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ से डी एस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर निकल के आएगा एंड डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया। अब कहानी को आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कहानी को आगे थोड़ा ऐड कर लेते हैं, फिर बताते हैं क्या होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये बन गया, तो हम इसमें से डी यू बराबर क्या लिख सकते हैं, डी यू बराबर फार्मूला, अब टोटल एंड डिफरेंशियल का फार्मूला क्या होता है, डी यू बराबर हमारे पास बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, यू के रिस्पेक्ट में मैंने बता दिया। अगर हम वी के रिस्पेक्ट में बोलें तो हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, इसको हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या बन जाएगा, बोलो सर, हमारे पास बन जाएगा डी वी स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे पास कुछ कंक्लूजन निकले और ताकि हम इसमें थ्योरम में आगे स्टेप को बढ़ाएं अपना, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये बन गया, दिस इज आल्सो इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर करोगे, इसका भी होल स्क्वायर करोगे, उसके बाद ऐड करोगे, तुम खुद सोचो ना, इसका होल स्क्वायर करोगे तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब डी एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, बोलो सर, बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो पाए आप लोग को। ओके, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, बोलो सर, डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, ये बना, दिस इज इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी वही बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहाँ से देखो डी एक्स स्क्वायर को मिल जाएगा कॉमन, तो बोलो सर डी एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन, तो मैं क्या लिख लूँगा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर और प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें डी वाई स्क्वायर मिल जाएगा कॉमन, डी वाई स्क्वायर मिल जाएगा मुझे कॉमन, तो क्या बचेगा, बोलो सर, डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ये मुझे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ तक कहानी आपको क्लियर हो गया तो आपको पता होता है कि 2ab होता है हमारे पास। अब इसका देखो 2 dx dy डेल यू अपन डेल एक्स एंड डेल यू अपन डेल वाई बनेगा। इधर क्या बनेगा 2 dx dy डेल यू अपन डेल वी अपन डेल एक्स और डेल वी अपन डेल वाई बनेगा। तो अगर हम कॉमन की बात करें तो 2 dx dy हमारे पास कौन मिल रहा है, यहाँ पर 2 dx dy हमारे पास क्या मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा, तो प्लस का हम ले लेंगे, प्लस का ले लेंगे 2 dx, तो नीचे स्टेप में लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप वैसे भी यहाँ नहीं आ पाएगा तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस का लिख लेंगे 2 dx dy मिल जाएगा कॉमन, तो बच्चों बोलो सर यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू इस वाले से, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई ये मिल जाएगा, और प्लस इन दोनों में क्या मिलेगा, तो बोलो सर डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये अपने को मिल जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आगे होगी। ओके, अब मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, चलो ध्यान देते हैं थोड़ा एक पॉइंट, क्योंकि हमारे पता है कि कन्फॉर्मल गिवन है, यहाँ से मुझे पता है कि क्या गिवन है, कन्फॉर्मल गिवन है। तो सिंस एक बात मुझे पता है यहाँ से, सिंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या गिवन होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात मुझे गिवन है क्या, कि ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल and hence the ratio
द रेशियो डी सिग्मा स्क्वायर रेशियो डी एस स्क्वायर इज independent of direction ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना इसका ये क्या है एक्चुअली में, ये हमारे पास एक्चुअली में आप चाहो तो इसको बोल सकते हो, ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू किसकी हमारे पास है, तो ये वैल्यू है डी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। तो डी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आप ये ऐसा बोल सकते हो। अगर ऐसा बोलोगे तो अब इसका आप रेशियो निकालेंगे, किसके हेल्प से निकालेंगे, तो आप रेशियो निकालेंगे किसके हेल्प से, आप निकालेंगे डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। इससे कंपेयर करेंगे, आप इससे कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, मेरे पास क्या है कि यहाँ पे 0 इंटू 2 डी एक्स डी वाई का कोई कॉफिशिएंट नहीं है ना, तो मैं इसका ले सकता हूँ, ठीक है, 0 ले सकता हूँ। तो इसका कॉफिशिएंट अपने पास क्या मिला, 1 मिला, इसका कॉफिशिएंट अपने पास क्या मिला, 1 मिला, इसके पास कॉफिशिएंट क्या मिला, 0 मिला। तो अब यहाँ पे देखो डी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या अपने पास है, डी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये अपने पास है, डी वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये अपने पास है, और टू डी एक्स डी वाई कॉफिशिएंट अपने पास ये है। तो चलो इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, तो बोलो सर रेशियो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में, अब इसका डी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट उसमें ये था, इसमें डी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद लगाएंगे प्लस, इसी प्रकार से यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी अपने पास कॉफिशिएंट कितना है, 1, क्योंकि डिवाइस स्क्वायर कॉफिशिएंट है, और यहाँ पे डिवाइस स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी इक्वल टू लगेगा, इसका रेशियो इंडिपेंडेंट होता है नहीं, बराबर है, ऐसे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका कॉफिशिएंट अपने पास इधर 0 है, उसका कॉफिशिएंट अपने पास क्या 2 है, डी एक्स होगा, तो बोलो यहाँ पे सर हमारे पास है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, और प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये अपने पास हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ तक ये मिल गया। अब देखो सो इम्प्लाइज दैट अपने पास क्या हो जाएगा, तो बोलो सर अपने पास हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब इसके के बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर इसके हो जाएगा, तो बोलोगे सर डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, ये अपने पास बन जाएगा, ठीक है। एंड आल्सो अपने पास एक इक्वेशन और मिल जाएगा, वो ये बराबर 0 मिल रहा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, और प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तब थोड़ा सा आगे से कहानी को बढ़ाते हैं, और बस थोड़ा सा और बचा है, डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है आपका, ठीक है। नाउ तो अपने पास क्या हुआ कि डेल यू अपॉन डेल एक्स हो चुका इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई हो चुका, डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई हो चुका, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू डेल माइनस का लगा सकते हो, माइनस के यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा, तो बोलो सर यहाँ से मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है, ये अपने पास हो गया। उसके बाद दिस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा अपॉन, और यहाँ से हो जाएगा डेल माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ट्रांसफर कर देना है इसको इधर, यानी कि इसको u को एक साइड, देखो ये हमारे पास ये था, इसको हमने इधर कर दिया, इसको हमने इधर कर दिया, तो हमने ये कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हमारे पास है, कोई लेट कर लो, तो हमने कॉन्स्टेंट लेट कर लिया लेमडा, आप लेट कर सकते हो या फिर आप के लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी हो, तो के और लेमडा कुछ भी यूज कर लो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये अगर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा लैम्डा डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा डेल यू अपॉन डेल वाई,
ये आ जाएगा। देखो सारा खेल चला सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड करने का, क्योंकि मुझे दिखाना है एनालिटिक। तो एनालिटिक दिखाने के लिए सीआर इक्वेशन आपको लाना पड़ेगा। सीआर इक्वेशन लाने के लिए ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो वैल्यूज आ गई हैं इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। इसको इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। चलो इस इक्वेशन का नाम देता हूँ मैं फर्स्ट नाम देता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने सेकेंड। तो इस वाले वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो पुट इन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। अब फर्स्ट में ये वैल्यू अगर उठा के रख देंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो सर लैम्डा स्क्वायर अब बाहर हो जाएगा हमारे पास। और इधर अपने पास क्या है, तो बोलो सर u और v। चलो उठा के रख रहा हूँ, दोनों वैल्यू उठा के रख रहा हूँ मैं। तो लैम्डा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा सर। फिर हमारे पास क्या बचेगा, तो बोलो सर हमारे पास बच जाएगा ये डेल v अपॉन डेल y का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू उठा के रख रहा हूँ, तो ये रखूंगा तो लैम्डा स्क्वायर बाहर हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल y का होल स्क्वायर बन जाएगा। और प्लस था, इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये बनेगा, तो लैम्डा स्क्वायर बाहर कर लिया, तो बचेगा क्या मैंने, तो बस बचेगा डेल u अपॉन डेल y का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। होल स्क्वायर बचेगा। उसके बाद दिस इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे उसका राइट साइड सेम एज इट इज लिख दो जैसे वो लिखा हुआ है, डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर ये बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम होने का मतलब है कि दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो सर प्लस माइनस 1 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसको उठा के रख लेते हैं अपन। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कैसे हमारी कहानी पूरी होगी, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ अब इस वाले क्वेश्चन को हम नाम दे देते हैं, कुछ नाम देते हैं, थर्ड वाला नाम दे देते हैं। चलो सेकंड नाम दिया था उधर, थर्ड नाम इधर दे देते हैं। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे आपको लैम्डा वैल्यू उठा के रख लेना। तो बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। पहले हम प्लस का वन रखते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा और कामा डेल यू अपॉन डेल वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हमने क्या पुट कर दिया, ये हमने पुट कर लिया लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर लिया, ठीक है। इफ लैम्डा इक्वल टू अगर दूसरा पुट करोगे तो लैम्डा इक्वल टू अगर माइनस 1 पुट करोगे तो बन जाएगा माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, कामा यहाँ पे हो जाएगा डेल वी डेल यू अपॉन डेल वाई, दिस इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स बन जाएगा। एक का पुट करेंगे जब हमारे पास लैम्डा इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। ये हमारे पास सब बात समझ में आगे होगी। बड़ा आसान तरीके से ये हमने सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर लिया है। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुका तो फिर हम रिजल्ट क्या लिखेंगे बेटा, तो रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि द इक्वेशन नंबर 4 आर CR equation and hence FZ is एनालिटिक। हमने प्रूव कर लिया कि FZ हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। होपफुली आपको ये दोनों थ्योरम मैंने जो बताई हैं आपको सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन में पूरी तरीके से समझ में आगे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है कन्फॉर्मल के डेफिनेशन और ये नेसेसरी कंडीशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन रिजल्ट का इस्तेमाल करना चाहते हो सेशन नेट और गेट में तो उसको भी इस्तेमाल करके काफी क्वेश्चन में कन्फॉर्मल प्रूव भी कर लोगे, ठीक है। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।